Hello everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back. आज सूरज कहाँ से निकला है? आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं? बात समझ में आई? सूरज कहाँ से निकला है? इस बात को मैं ये भी तो कह सकती थी कि क्या बात है, आज आप पढ़ने कैसे आए हैं? ये भी कह सकती थी सेम अर्थ निकल रहा है, सेम मीनिंग है, बट मैंने यहाँ पे कुछ अलग सेंटेंस यूज किए हैं जिसका मतलब भी सेम ही है। तो ये जो मैंने अलग से एक वाक्यांश यूज किया है, एक सेंटेंस यूज किया है, इसे कहते हैं मुहावरे। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरे एक्चुअल में होते क्या है और मुहावरे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज हम उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो मुहावरे की डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मुहावरे एक्चुअल में होते क्या है। फिर भी एक बार फिर से देखते हैं। जब भाषा या अपने कथन को विशेष ढंग से कहना होता है तब उसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करना होता है। ठीक है, मतलब आप जब किसी भी बात को एक एकदम इफेक्टिव वे में बताना चाहते हो, उसके ऊपर थोड़ा अच्छा इफेक्ट मतलब अच्छा टच देना चाहते हो कि बहुत अच्छा लगे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, तो वहां पर चीजें जो होती है एक स्पेशल सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं सेम मीनिंग को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि क्या बात है, सूरज कहाँ से निकला था, आप आए हैं। ठीक है, इतने दिन ईद का चांद हो गए थे, आप इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। मतलब बोल सकते हैं इतने दिनों से आप कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए, तो आप ईद का चांद हो गए, मतलब आप बहुत टाइम से दिखाई नहीं दिए थे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज करते हैं अपने वाक्यों को, अपने सेंटेंसेस को डेकोरेट करने के लिए, राइट। और इसे ही हम कहते हैं मुहावरे। तब कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर अलग अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, अलग अर्थ का बोध कराता है लेकिन मतलब तो सिमिलर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भटके ना कि ये सेंटेंस आपने वहां पे अलग बोध कराता है आपने रख दिया, लेकिन उसका मतलब कहीं ना कहीं वही निकलता है। सिर्फ हाँ, मतलब वो दिखाई अलग दे रहे हैं, वो बोध करा रहे हैं, एक्चुअल में नहीं दे रहे, राइट। ऐसे वाक्यांशों या शब्द समूह को मुहावरा कहा जाता है। तो मैंने आपको एक साथ में मुहावरे की डेफिनेशन, मुहावरा, ये सारी चीजें बता दी। चलो थोड़ा रुक के बताती हूँ। जब भाषा या कथन को विशेष ढंग से कहना होता है। क्लियर, मतलब एक बात वही कि जब भी हम किसी भी बात को बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस डालना चाहते हैं, वहां पे एक मतलब उसको एक अच्छा टच देना चाहते हैं, तो आप उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, या आपके पास एक शब्दों का समूह बहुत अच्छा हो, जिससे कि आप अपनी बातों को इफेक्टिवली आप किसी को रिप्रेजेंट कर पाए, मतलब सामने वाले के ऊपर आपका इतना बल पड़ना चाहिए। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में जब बात करते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो सामने वाले पे हमारा बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े, इसलिए हम कुछ ऐसे मुहावरे, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जो हमें थोड़ा हटके बताते हैं, राइट। वो अर्थ तो बताते वही बताते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से एक डेकोरेशन बोल सकते हैं, जैसे हम डेकोरेट करते हैं रूम को, तो उसी तरीके से वो हमारे सेंटेंसेस को डेकोरेट करते हैं, राइट। मुहावरा ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नए और विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ कि आपने ये मीनिंग बताया है, लेकिन इस तरीके से तो नए और विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? मतलब देखो, ईद का चांद जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ईद का चांद मतलब दिखाई न देना, बहुत दिन से दिखाई नहीं देना। नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप मतलब मिल नहीं रहे हैं, जो भी इस टाइप का, लेकिन मैंने वहां पर यूज किया है कि ईद का चांद होना। तो ये अलग अलग ही अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब एक्चुअल में मीनिंग इसका कुछ और निकल रहा है कि ईद का चांद होना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, ईद का चांद होना का मतलब क्या होता है? तो सामने वाला तभी समझ पाएगा जब उसे पता होगा कि ईद का चांद होना मतलब ये होता है कि बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए आप, और हमारा मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब ये होता है। लेकिन जो सेंटेंस आप यूज करते हैं, मतलब इस मीनिंग को, मतलब ये मीनिंग हाइड होता है, बट वो किसी और का मतलब उससे आप ये पता नहीं कर सकते कि ईद का चांद होना मतलब ये है कि बहुत दिन से मिलना नहीं, दिखाई नहीं देना होना, इस टाइप से। तो वहां पे ईद का चांद होना में ये दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो हिडन है ना उसके अंदर। तो इसी तरीके से मतलब जो सेंटेंस है, इसको आप रिप्लेस करने के लिए यूज कर रहे हो, वो किसी और ही अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको छोड़ के किसी और को ही इंडिकेट करता है, लेकिन मीनिंग आपका वही निकलता है। अब मुहावरा की कुछ विशेषताएं होती है, तो मुहावरे की विशेषताएं क्या होनी चाहिए
कि मुहावरे मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमारी जितनी अच्छी लैंग्वेज ईजी होंगी, हम अपने थॉट्स सामने वाले को डिलीवर करने में उतने अच्छे सक्षम होंगे। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना अभिव्यक्ति, जो आप किसी को समझाना चाहते हैं तो वो एक बेहतर तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपके मुहावरे का जो रूप है वो एकदम एक सा हो, मतलब सिंपल हो और एक सा हो। इसके ऊपर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दीवार खड़ी करना, ठीक है, दीवार खड़ी करना, देखो यहाँ से जो मैं ना कि इसका कुछ और ही अभिव्यक्ति करता है। दीवार खड़ी करना, इसका मतलब आप ये लोगे कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसके ऊपर आप एक दीवार खड़ी कर रहे हो, राइट। मतलब आप इसी तरीके का मीनिंग लेंगे, नॉर्मल यही होता है। लेकिन दीवार खड़ी करने का एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि आप किसी दो के बीच में कोई रुकावट क्रिएट करना, राइट। मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसके बीच में इंटरनेट दीवार खड़ी कर रहा है, मतलब मैं अपना वीडियो आप तक के नहीं पहुंचा पा रही हूँ थ्रू सोशल मीडिया, राइट। तो दीवार कौन खड़ी कर रहा है? इंटरनेट, राइट। दीवार खड़ी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि इंटरनेट आया मेरे और बीच के आपके बीच में एक चाइना वाली वॉल है उतनी बड़ी एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। इसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप में और मेरे बीच में जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, इस बीच में एक रुकावट क्रिएट करना, ठीक है। मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। हाँ, देखो जब नॉर्मली मैं ऐसा नहीं लिखूंगी ना कि कहीं पे भी दीवार खड़ी करना, दीवार खड़ी करना, ईद का चांद, सूरज कहाँ से निकले, ऐसा तो यूज नहीं करेंगे आप इससे, क्योंकि इसका एक अपना मतलब निकलेगा आगे चल के, तो आप इसको तभी यूज कर पाएंगे, वरना ये अर्थ मीनिंगलेस हो जाएगा। दीवार खड़ी करना नॉर्मल वर्ड है, दीवार खड़ी करना, जब तक आप इसे एक सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे कि भाई तुम हमारे बीच में दीवार खड़ी क्यों कर रहे हो, ठीक है, तब इसका मतलब निकलेगा कि तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। हम दोनों के बीच में क्यों आप मतलब समझने का मौका नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, इस टाइप से जो भी आप मतलब निकलना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दे, स्वतंत्र रूप से छोड़ दे, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। सेम वैसे जैसे हम शब्दों का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं जब तक कि हम उसे पद बना करके वाक्य में प्रयुक्त ना कर ले, ठीक है। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, ये भी बात है, क्योंकि हम जो मुहावरे क्रिएट कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए सेपरेटेड है, तो हम उसमें जो प्रयुक्त वर्ड है उसके पर्यायवाची से है कि यहाँ पर आंख खुलना, आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हो तो आप आंखें खोल रहे हो, मतलब आपकी एक एक्टिवनेस आना, मतलब वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, ये मेरी आंखें खुल गई, मतलब अभी तक के मुझे समझ नहीं थी, अब मेरी आंखें खुल गई, मतलब मुझे अब इस बात की समझ आ रही है। तो अब हाँ, ये यूज नहीं करेंगे कि मेरे नेत्र खुल गए हैं, क्योंकि नेत्र खुलना मतलब तब होगा कि जब आप सो के उठ रहे हैं, तब आप यूज करेंगे कि आपके नेत्र खुल रहे हैं, राइट। लेकिन आप तब आंखें खुलने का मतलब वो नहीं होगा कि आप सो के उठ गए तो आपकी आंखें खुल गई है, ठीक है। मेरी अब आंखें खुल चुकी है, अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मतलब मैं अब समझ चुका हूँ, अब मुझे सही और गलत की समझ हो चुकी है। तो इन मुहावरों में जो भी इस टाइप के चेंजेस होते हैं, तो आप उसके उसके जगह आप उसके पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। क्लियर। जैसे सूरज कहाँ से निकला, आप ये नहीं बोलेंगे कि दिनकर कहाँ से निकला है, ठीक है। दिनकर कहाँ से निकला है, मीनिंग यही होगा कि भाई सनराइज कहाँ से हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं वाच्यार्थ लिखा जाता है। देखो अब जो मुहावरे के जो शब्दार्थ होते हैं वो वाच्यार्थ कैसे बोलने के तरीके में थोड़ा चेंजेस होता है। मुहावरों की एक पहचान यह है कि इनके अंत में क्रियापद अवश्य लगाया जाता है, जैसे 9 2 11 होना, गांठ बांध लेना, डेरा डालना, हथेली सरसों उगाना। मतलब जो क्रियापद, मतलब वो ना वाला जो वर्ड आता है तो वो इसमें हमेशा मेंशन किया जाता है। मुहावरे अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश होते हैं, अतः प्रयोग करते समय इसमें कभी कभी कुछ बदलाव आ जाते हैं। हाँ देखो, मुहावरे जो होते हैं कि वो अपूर्ण वाक्यांश है, कैसे, क्योंकि हमने देखा ना ईद का चांद होना, आंखें लगना, इस टाइप से आंखें खुलना, तो इस टाइप के जो ये अधूरे अधूरे है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि हाँ एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग या किसी भी कोई दूसरे जो चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत, मतलब कुछ कुछ जो संज्ञा सर्वनाम है इसके अकॉर्डिंग थोड़े कहीं कहीं पर आप इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें वचन, लिंग, इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये उसी फॉर्म में रहने वाले हैं। चेंजेस किस बिहाफ पे बोल रहे हैं हम, कि उसमें कभी सेंटेंस जो जिस तरीके का लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं।
चलो तो अब हम ना कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग मुहावरों को बहुत अच्छे से समझेंगे और उनका अर्थ जानेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वहां पर क्या होगा कि हो सकता है कि आपको कुछ मुहावरे दे दिए जाए और वहां से आपको उनका मीनिंग पूछा जाए और कहते हैं ना कि मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक आया है प्राण सूखना, तो आप प्राण सूखने को ऐसे नहीं ले लेंगे कि मैं सूख रही हूँ, मेरे प्राण सूख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब मेरी बॉडी सूख रही है, मैं कपड़े जो हैंगर पे टंगे होते हैं ना उस टाइप के सूख रहे हैं, पापड़ सूख रहे हैं इस टाइप के सूख रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राण सूखना का मतलब होता है कि डर लगना, इसका मतलब होता है जैसे कि आपको देख के तो मेरे प्राण सूखने लगे, मतलब मुझे आपको देख के बहुत डर लग रहा है। वो कहते हैं ना मैथ्स का पेपर तो इतना टफ आया था कि मेरे प्राण सूखने लगे, राइट, मतलब कैसे, क्योंकि मैथ्स का पेपर इतना ज्यादा टफ था कि मुझे डर लग रहा था कि मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, इस टाइप के। बाय द वे मैथ्स मेरा फेवरेट था तो मुझे कभी डर नहीं लगा। आतंकवादियों को देख करके गांव वालों के प्राण सूखे, मतलब जैसे ही जब आतंकवादी एंटर होते हैं तो उनके प्राण सूखने लगे, उन्हें डर लगने लगा। ठीक है भाई, आतंकवादी है, कहीं बॉम्ब बॉम्ब फेंक दिए, एक आधी गोली वोली मार दी तो हो गई उद्धार, ठीक है। तो प्राण सूखना अब आप ये नहीं लेंगे, प्राण सूखना का मतलब होता है डर लगना। तो देखो यहाँ पर हमने यूज किया है कि आतंकवादी को देख करके गांव वालों के प्राण सूख गए। अब यहाँ पे प्राण सूख गए का मतलब देखो, यहाँ पर जो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहे थे कि ये किसी अलग ही अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, तो यहाँ पे प्राण सूखना एक अलग ही अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका क्या हो रहा है कि आतंकवादियों को देख करके गांव वालों को डर लग गया है ना, उनको डर लग रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो मीनिंग, मतलब हमने जो डर लगने वाले का था उसको रिप्लेस किया है प्राण सूखने से, लेकिन ये अभिव्यक्ति कैसा होता है, ये किस टाइप को बोध कराता है कि हमने कुछ और ही लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि प्राण सूखना एक अलग ही हो गया, तो हम किसी और चीज का ही बोध करा रहे हैं, तो इस टाइप इसलिए उस वक्त लिखा था कि ये किसी और ही अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। नॉर्मल वे में देखेंगे तो प्राण सूखना का हम प्राण सूख नहीं लेंगे, हमें नहीं पता है कि वो डर लगना है, लेकिन जब हमने मुहावरा पढ़ लिया तभी हमको पता चला कि इसका मतलब होता है डर लगना, और जैसे ही आतंकवादियों ने देखा तो उन्हें डर लग गया। नॉर्मल प्राण सूखने पर रखते तो हमें किसी और ही अर्थ का बोध हो रहा होता। हंसी खेल होना, ठीक है, तो हंसी खेल मतलब होना कि छोटी मोटी बातें, ठीक है, जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खेल नहीं होता, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, जंगल में जाना क्या हो रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है जंगल में जाना, साइंस पढ़ना भी कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है, स्पोर्ट्स खेलना भी कोई मतलब हंसी खेल वाली बात नहीं है। मतलब जब आप बताना चाह रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है तब आप यूज कर सकते हैं हंसी खेल। जंगल में जाना, चलो ये हो गया। आंखें फोड़ना, आंखें फोड़ना अगर ये सेंटेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा करके उसकी आंखें फोड़ के आ जाए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। अब आप समझ जाए कि आंखें फोड़ने का मतलब होता है बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है, आंखें फोड़कर पढ़ लो। वो कहता है ना कि हमने तो बहुत आंखें फोड़ी है, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोलता ना कि हमने लाइट के नीचे आंखें फोड़ करके पढ़ा है। आंखें मतलब तब हम क्या सोचते थे कि भाई इन्हें इतनी ज्यादा पढ़ाई की कि इनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगती थी, हम ये समझते थे। तो उसका मतलब है कि हमने लाइट के मतलब जो सॉरी लैंप के नीचे या स्ट्रीट लाइट के नीचे आंखें फोड़ के पढ़ी है, दैट मीन कि हमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा ध्यान लगा करके पढ़ी है। वो कहते हैं ना अभी आप आंखें फोड़ लो बाद में आपको काम आएगा, मतलब अभी आप ध्यान लगा करके पढ़ लीजिए, बाद में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये डेडिकेटेड है आप सभी को। कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है कि उसको टॉप करना है, तो वो आंखें फोड़कर अभी से पढ़ाई कर रहा है, तो आप भी सीख जाइए वरना कहीं निखिल टॉप ना कर जाए। गाड़ी कमाई, गाड़ी कमाई मेहनत की कमाई, ठीक है, गाड़ी कमाई वो नहीं कि आपने गाड़ी में अपनी कमाई ली उसको भरा और फिर लेके आ गए, या कमाई से गाड़ी खरीद के फिर लेकर के आ गए। गाड़ी कमाई का मतलब ये होता है कि मोटी कमाई या मेहनत की कमाई, ठीक है, जब आप बहुत मेहनत से कमाते हैं। वो कहते हैं ना मैंने आंखें फोड़ करके इतना मतलब बहुत गाड़ी कमाई की है, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस यूज कर लिया मैंने कि मैंने बहुत ध्यान से पढ़ करके बहुत ज्यादा मेहनत की कमाई की है, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि मैंने गाड़ी कमाई से मैंने क्या गाड़ी कमाई की और आंखें फोड़ी है, मैंने मेहनत से कमाया और फिर मैंने पढ़ाई। कई लोग करते हैं ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं देन खुद स्टडी भी करते हैं, तुम तो अपनी गाड़ी कमाई जुए में उड़ा रहे हो, ठीक है, मतलब तुम अपनी मेहनत की कमाई जुए में उड़ा रहे हो। तो ये हो गया, मतलब इस टाइप के और भी आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको मीनिंग तो क्लियर हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि हमें पूरी चीजें, चलो हम पढ़ लेते हैं फिर भी, कोई दिक्कत नहीं है।
हम जितने हम आपके जो चैप्टर्स में जो मुहावरे यूज हुए हैं, मतलब आपके सिलेबस की जितने भी जो भी चैप्टर में जितने भी मुहावरे यूज हुए हैं, तो यहाँ पर वो सारे मुहावरे मैंने मेंशन किए हैं, क्योंकि कोई भी मुहावरा एग्जाम में आ सकता है और इनके अलावा आपसे आपकी 6th क्लास में कोई नहीं पूछने वाला है। बट हम पढ़ते हैं सिलेबस कवर करने और एग्जाम कवर करने के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। तो आपको ये सारे मुहावरे जो है अपने डेली यूजेस में भी लाने हैं और लाइफ टाइम तक क्या आपको याद भी रखना है, ताकि आप अपने किसी छोटे बच्चों को पढ़ा सको, मतलब आपके आसपास छोटे भाई बहन कोई भी। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, हाय मेरा भाई तो मेरी मम्मी का जिगर का टुकड़ा है, इस टाइप का बोलता है ना, तो जिगर का टुकड़ा है और यहाँ पे है जिगर का टुकड़ा होना, ठीक है। तो वहां से एक और मतलब वो उनका बहुत ज्यादा प्यारा है, वो उनके दिल में समाया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है कि टुकड़े टुकड़े हो जाना मतलब उस दिल को तोड़ देना या उस दिल पे बहुत भारी आघात डालना। तो जब जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, दिल पर बहुत भारी आघात लगना, मतलब बहुत बुरा दुख पड़ना। तुमने फेल होके मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है, मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम फेल हो गए और मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है। भगवान न करे ऐसा हो, आप अच्छे से पढ़े और मन लगा के पढ़े। बेटे की मृत्यु की खबर सुनते ही माता टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब जैसे ही बेटे के मृत्यु की खबर सुनी, उसकी डेथ की न्यूज सुनी, तो उनके दिल पर बहुत भारी आघात पड़ा। हिम्मत टूटना, साहस समाप्त होना, कहना मेरी तो हिम्मत टूट गई, आई कांट डू नाउ, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत टूट चुकी है, अब मुझसे होता ही नहीं है। तो उसका मतलब होता है साहस समाप्त होना। देखो बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इवन मतलब बहुत ज्यादा रेंडमली बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसके मीनिंग्स नहीं पता होते हैं, या पता भी होते हैं, उसके बावजूद हम उसको यूज करते हैं, लेकिन हमें वो चीजें हमारे माइंड में नहीं कैप्चर हो पाती है ना। तो अब होने लगेगी, परीक्षा में असफल होने पर माता पिता की हिम्मत टूट गई, ठीक है। जैसे ही आप परीक्षा में फेल हो रहे हैं, तो आपके पिता की बस खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई आपके ऊपर खर्च की थी, ताकि आप आंखें फोड़ करके परीक्षा में पास हो जाए। देखो एक साथ हमने तीन तीन मुहावरे यूज कर लिए, तो ऐसे ही आपको भी अपनी प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। तो अपने माता पिता की हिम्मत ना तोड़े, आंखें फोड़ ले और उनकी गाड़ी कमाई की इज्जत रख ले। जान तोड़ मेहनत करना, जान तोड़ मेहनत का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जान तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, दैट मीन कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, खूब परिश्रम कर रहे हो, ठीक है। तो जान तोड़ मेहनत करने का मतलब होता है खूब परिश्रम करना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ी सॉरी सॉरी मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़ करके मेहनत की, ठीक है। सॉरी स्पेक्स नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़ करके मेहनत की, मतलब क्योंकि मैच जीतना था तो विराट वगैरह हर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है और ये सब आपको भी पता है। तो उनके हारने पर कभी भी उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा। जब कोई जीत जाता है तब हम उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं हमारी टीम को, लेकिन जैसे हमारी टीम कभी हार जाती है तो हम उनकी जीत और मेहनत नहीं देखते हैं कि उन्होंने इस मैच को भी जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो हार गए तो फिर हम उसे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। तब भी हम उन्हें अप्रिशिएट ही करें ना, कि भाई आपने कोशिश तो की है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। दबे पाव आना, चोरी चोरी आना, वो कहता है दबे पाव जाना है, ठीक है। उन्हें आहट नहीं होनी चाहिए। जब हम रात में सब सो रहे होते हैं, हमको किचन में जाना होता है, भूख वगैरह लगती है कुछ खाने के लिए, तो हम कितने दबे पाव जाते हैं, दैट मीन आप चोरी चोरी जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक के दबे पाव का मतलब ये हो रहा था कि आप बहुत आहिस्ता जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, और इसी बात को कहते हैं कि चोरी चोरी आना, ताकि मम्मी को आवाज ना आए कि बिल्ली किचन में कोई बिल्ली आई हुई है, राइट। चलो, चोर ने दबे पाव आकर घर का सारा सामान साफ कर लिया, लेकिन अब किचन में जाके सारा खाना साफ कर लेते हैं। घुड़किया खाना, घुड़किया खाना मतलब क्या होता है, अगर आप पास नहीं हो ना तो मुझसे बहुत घुड़किया खाओगे, मतलब डांट डपट होना, ठीक है, या डांट डपट सहना। मतलब बहुत ज्यादा कोई आपको डांट डपट कर रहा है, घुड़किया खिला रहे, बड़े साहब की घुड़किया खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया, मतलब उनसे इतनी ज्यादा डांट डपट सहन की, इतनी ज्यादा डांट डपट सुनी उन्होंने, मतलब वो डांटना, डांट डपट यूज नहीं करते, डांटना ही यूज करते हैं, ठीक है, कि छोटे भाई ने अपना मुंह खोल लिया। आड़े हाथों लेना, मतलब आड़े हाथों लेना कि आप किसी से बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो, एकदम कठोरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो, कहते हैं ना मुझे आड़े हाथ मत लो, मतलब मुझसे कठोरतापूर्वक व्यवहार मत करो, इसका मतलब ये होता है। कई बार हम लोग सुनते हैं ना हमारे बड़ों को कि मुझे आड़े हाथ लेने की कोशिश नहीं करना, राइट। तो उसका मतलब ये होता है कि आप मुझसे मिसबिहेव नहीं कर सकते, आप मुझसे इतना मतलब रूडली बिहेव नहीं कर सकते, क्लियर। गलती पकड़े जाने पर माता पिता ने पुत्र को आड़े हाथ लिया।
मतलब जब माता पिता को पता चला कि उनके बेटे ने बहुत गलती की है, तो उन्होंने उसे उसके साथ में बहुत ही कठोरता पूर्वक व्यवहार किया, बहुत ज्यादा रूडली बिहेव किया। घाव पर नमक छिड़कना। ये तो भाई जगत जाहिर है, आप सभी को पता होगा कि घाव पर नमक छिड़कना क्या होता है। कि जब कहते हैं ना कि मेरे घाव पर नमक मत छिड़को, प्लीज मत तोड़ाओ मेरी, इस टाइप का बोलते हैं। तो ये होता है कि दुखी इंसान के जख्मों पर हम और नमक छिड़कते हैं, जिससे उसके दुख को और बढ़ा सके, मतलब दुखी को और ज्यादा दुखी करना। इसे ही सॉरी इसे ही कहते हैं हम घाव पर नमक छिड़कना। एक तो वो पहले से ही दुखी है और तुम उसे चिढ़ा करके उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसे ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि आप और मैं इसे बहुत यूज करते हैं। तलवार खींचना। तलवार क्यों खींचते हैं? मतलब हमें जंग पे जाना है, युद्ध करना है, तो इसका मतलब भी यहीं से होता है कि लड़ाई के लिए तैयार होना। छोटे भाई को गुंडों से पीटता देखकर बड़े भाई ने तलवार खींच ली। अब यहाँ पर ये मत लेना कि छोटे भाई जो है वो वहां पर तलवार खींच ली कि वो जिससे लड़ रहा है उसकी जाकर के बस बैंड में जानी है। इसलिए ताकि वो भी लड़ने के लिए रेडी हो गया कि भाई तुमने मेरे भाई को, छोटे भाई को कैसे टच किया। चलो बड़े आगे। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि कोई नॉन डिजर्विंग पर्सन है और उसके हाथ में कोई डिजर्विंग चीज लग जाती है, मतलब कोई अयोग्य इंसान है जो डिजर्व नहीं करता और उसे बहुत अच्छी कोई कीमती वस्तु मिल जाती है, कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाती है, तो तब हम यूज करते हैं वहां पर अंधे के हाथ बटेर लगना। अनपढ़ शाम की नौकरी लग गई, सरकारी, वो भी भाई यहाँ पढ़े लिखों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, और वहां पर उस अनपढ़ इंसान की जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो यही हुआ ना, ऐसा लगता है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई है, क्योंकि वही हुआ ना, क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं था, वो एलिजिबल नहीं था, फिर भी उसको वो जॉब मिल गई। तो हम इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे कि उसके अंधे के हाथ में बटेर लग गई। चुल्लू भर पानी देने वाला। चुल्लू पर पानी देने वाला बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। अभी एक सॉन्ग भी बताया था, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, आगे का सॉन्ग मैं नहीं गा सकती। कठिन समय में साथ देने वाला। एक सेकेंड, ओके 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 ओके, दो दो है, सॉरी। एक है चुल्लू भर पानी में डैश डैश डैश, और दूसरा है चुल्लू भर पानी देने वाला। ठीक है, और देने वाला ये मत समझना कि वो जो था उसी के लिए आप सामने वाला आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कठिन समय में आपका साथ कौन देता है। वो कहते हैं ना कि कठिन समय में ही मित्रता की पहचान होती है या अपनों की पहचान होती है, बस यही तो, जो आपको चुल्लू पर पानी देने के लिए रेडी हो तो वही आपका सच्चा मित्र है। अगर किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हें बाद में चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचेगा। यही कि अगर आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, किसी की हेल्प करने के लिए, आपका बिहेवियर बहुत ही हेल्पियर है, तो कोई भी सामने वाला वो भी आपकी नीड पड़ने पे आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। दांतों पसीना आना। अब दांतों पसीना, अब मैं तो सोचने लगी है दांतों में पसीना कैसे आता है। मुंह में पानी जरूर आता है कोई अच्छी डिश सुनने के बाद में, दांतों में पसीना कैसे आया? तो इसका मतलब होता है, ज्यादा ना सोचे, कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना। वो कहते हैं ना कि मैं जब वो बहुत सारे हम फिल्म स्टार वगैरह को देखते हैं, जब वो नई सिटी में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, देन कुछ अचीव करते हैं, तो कहते हैं ना कि उनके तो दांतों पसीना आ गया। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा अधिक परेशानी उठाई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। शादी वाले घर में काम होते हैं जिन्हें निपटाते निपटाते दांतों पसीने आ जाते हैं, मतलब उन्हें निपटाते निपटाते बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, उन्हें फेस करना पड़ता है। लोहे के चने चबाना। वो अंग्रेजों को हमने लोहे के चने चबा दिए, ये डायलॉग तो सबको याद है। तो उसका मतलब ये है कि बहुत कठिनाइयां उठाना। कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने जैसा है। देखो, चबवा दिए मतलब उनको हमने बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट की उनके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि लोहे के चने चबाना, कि बहुत कठिनाई उठाना, तो हमने उसके लिए बहुत सारी क्लियर मतलब कठिनाइयां क्रिएट की। ये कुछ तो कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे छोड़ प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने जैसे, मतलब बहुत बड़ा कठिनाई वाला काम है, बहुत मतलब टफ वर्क है ये। तो करण को पीछे छोड़ना है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम उसको टक्कर दे पाए। कुछ और एक्स्ट्रा वाले हैं तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि है चक्कर खाना। ये चक्कर खाना मतलब मैंने तो चक्कर खा लिया है, भ्रम में पड़ जाना, राइट। मतलब आप किसी भी टाइप के भ्रम में, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या वो घूम जाना, मतलब धोखा खा जाना, इस टाइप से।
रवि चेतन की शक्ल एक जैसी देखकर लोग चक्कर खा गए, मतलब वो भ्रम में पड़ गए कि रवि कौन है और चेतन कौन है, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों जुड़वा है। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब जो आटे दाल का कहते हैं तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम नहीं है बेटा, तुमने तो अभी कोई प्रॉब्लम झेली नहीं है। ठीक है, हमारे बड़े बहुत ज्यादा हमें ये डायलॉग मारते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कठिनाइयों का अनुभव करना, कि आपको वो कठिनाइयां नहीं मालूम है क्योंकि आप इस रास्ते पे नहीं जा गए हैं। ठीक है, आप जब अपनी सक्सेस वाली रास्ते पे जाते हैं तो वहां पर आटे दाल के भाव मालूम पड़ जाते हैं। तो उस दौरान आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, हालांकि इंजॉयमेंट भी बहुत होता है, और सबसे इंजॉयमेंट वाला वे होता है तो वो होता है जब आप अपनी सक्सेस वाले जो सक्सेस जो रखा है ना, तो उस तक पहुंचने के लिए जो आप वे चलते हो, जिस रास्ते पे चलते हो, तो वो सबसे खूबसूरत जर्नी होती है। दोस्त के पैसों पर ऐश करने वालों को जब स्वयं कमाना पड़ता है तब उन्हें आटे दाल के भाव मालूम पड़ते हैं। यहाँ पर आप एक और रख सकते हैं कि मम्मी पापा के पैसों पे जितने हम ऐश कर रहे हैं, जब हम खुद कमाने लगे तब हमें आटे दाल के भाव का मालूम पड़ता है। जमीन पर पाँव न रखना, मतलब बहुत खुश होना, वो कहते हैं जमीन पे पाँव रखो नीचे उतरो, इस टाइप के, कि भैया इतने ज्यादा खुश मतलब मत हो, वो कहते हैं ना जमीन पे पैर तो रख दो। वो तो क्या होता है कि हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब हम लिखते हैं कि जमीन पे पाँव नहीं रखना। ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि जमीन पे पाँव रखो, मतलब इतने भी खुश मत हो, थोड़े नीचे आ जाओ, थोड़े नीचे उतर जाओ। तो जमीन पे पाँव नहीं रखने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आप खुश हो रहे हो। बेटे को सफल देख करके माता पिता के तो पाँव जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं, या वो जमीन पे पाँव रख ही नहीं रहे हैं। हाथ पाँव फूल जाना, कई बार यार उसको देख करके तो मेरे हाथ पाँव फूल गए, ऐसा बोलते ना, मतलब आप वो परेशानी देख करके घबरा गए हो, मतलब वो जिस चीज से डील कर रहा है तो आप उसको देख करके कहना मेरे हाथ पाँव फूल गए, दैट मीन कि वहां पर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस परेशानी से घबरा जाना। ठीक है, तो क्या होता है कि हाथ पाँव फूलने का मतलब कि घबरा जाना। ओके, पेन का तो ज्यादा यूज ही नहीं हो रहा है। मनोज को नौकरी से निकाल देने की खबर सुनकर उसकी पत्नी के तो हाथ पांव फूल गए, वो बहुत ज्यादा घबरा गई है, वो परेशानी को देख के वो घबराने लगी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है कि हाथ पांव फूल जाना। रंग दिखाना, प्रभाव या स्वरूप दिखाना, तो देखो रंग दिखाने को कहते हैं ना, तुमने अपना रंग तो दिखा ही दिया, मतलब आपका जो इफेक्ट है या आपका जो स्वरूप है, आपका जो बिहेवियर है, वो आप दिखा रहे कि तुमने मेरी मुसीबत पड़ती तुमने अपना रंग दिखा दिया, ये गिरगिट रंग बदलता है, इस टाइप का भी बोलते हैं हम। तो क्या हुआ कि रंग दिखाना, कि आपका जो एक्चुअल स्वरूप है वो आप दिखा रहे हो। कठिनाई के समय मदद न करके देव ने अपना रंग दिखा दिया, भाई कि उसने अपना स्वरूप दिखा दिया, या अपना उसने अपना जो व्यक्तित्व है वो प्रदर्शित कर दिया। ठंडा पड़ना, ठंडा पड़ना वो नहीं कि टेम्परेचर लो हो गया तो वो ठंडा पड़ जाना, मतलब ढीला पड़ जाना, कुछ समझ ना आना। ठीक है, शांत हो जाना, वीक पड़ जाना, इस टाइप से। शादी की तैयारियां अभी पूरी भी नहीं हुई हैं और पता नहीं घर वाले इतने ठंडे क्यों पड़ गए, मतलब इतने शांत क्यों हो गए, इतने ढीले क्यों पड़ गए, जबकि अभी तो बहुत सारे काम है। इनका जो जोश का लेवल है वो ठंडा हो चुका है, मतलब वो नीचे आ चुका है, यहाँ ठंडे पड़ने का मतलब ये होता है। टूट जाना, बिखर जाना, देखो टूट जाना कहता है ना, यार मैं तो टूट गई, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा एग्जाम नहीं निकला, मैं टूट गई। ठीक है, इस टाइप के बोलते हैं, तो इसका मतलब आप खत्म, मतलब बिखर जाना, मतलब उम्मीद तोड़ देना, इस टाइप का होता है। बड़े भाई साहब की खबर सुनकर पूरा परिवार जो है वो बिखर गया, ये टूट गया, सॉरी, यहाँ पर आप टूट जाना ये बिखर जाना कुछ भी यूज कर सकते हो। टूट गया, ये बिखर गया। एक सेकेंड, बिखर जाना इस मुहावरा और उसका अर्थ होता है टूट जाना। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट है सुध बुध खोना। वो सुध बुध खोई है खोई मैंने, इस टाइप के सॉन्ग सुने हैं आपने। उसका मतलब होता है कि मैं तो अपने वश में ही नहीं रही। ठीक है, तो मतलब अपने वश में न रहना, सुध बुध खोना मतलब जो आपका अपने ऊपर कंट्रोल है उसे छोड़ना। उस आकर्षक युवती को देखकर चेतन अपनी सुध बुध खो बैठा। चलो मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली है। बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, मतलब मैं कब से बाट देख रही हूँ, मतलब मराठी सेंटेंस है कि मी वाट पाहत होती तुमची टाइप से। तो ये वही है कि मतलब प्रतीक्षा करना। आई थिंक बाट जोना इज बिहारी, आई थिंक, और वाट पाहत होती, वाट इज मराठी। राम कब से माता के राम कब से माता के साथ बाजार जाने की बाट जो रहा है, मतलब वो बाजार जाने के लिए राम वेट कर रहा है कि वो कब अपनी मम्मी के साथ में, अपनी माता के साथ में बाजार जाए।
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, ये बोल सकते हैं मैम। इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा खुश होना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, तो इसलिए आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लड़की का रिश्ता तय होने पर परिवार वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है। आग बबूला होना, मैं बहुत ज्यादा आग बबूला हूँ क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ठीक है, मतलब आग बबूला होना इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिता आग बबूला हो गया, और ये हर किसी के पिता होते हैं, बहुत आग बबूले होते हैं। रहा न सूझना, रहा न सूझना मतलब आप इसको, इसका अर्थ इस तरीके से निकालें कि आपको राह ही नहीं सूझ रही कि आपको किस वे में जाना है, मतलब आपको कोई उपाय नहीं मिल रहा है। मेरे को राह नहीं सूझ रही है कि मैं मैथ्स मतलब अब आगे क्या स्टडी करूँ, किस तरीके से करूँ ये वो। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आतंकवादियों के पकड़े जाने पर यात्रियों को बचने की कोई राह नहीं सूझ रही है, ठीक है। तो आतंकवादी के पकड़े जाने पर यात्रियों को, मतलब क्योंकि आतंकवादी वहां पर मिल चुके हैं, तो अब यात्रियों को राह नहीं सूझ रही है। नेक्स्ट, चक्कर खाना, चक्कर खाना मतलब घबरा जाना, थोड़ा मतलब हाइपर हो जाना इस टाइप से। परीक्षा में प्रश्न पत्र देख करके मैं तो चक्कर खा गया, ठीक है, ये मेरे साथ नहीं हुआ है। पर सातवें आसमान पर होना मतलब ऊंचा होना, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई। वो कहते हैं ना, आज तो मैं जमीन पर नहीं हूँ, मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे, करेक्ट। सातवें आसमान पर होना, वो कहते हैं ना सातवें आसमान पे मत उड़ो, ये भी बोलते हैं ना, एक सेंटेंस होता है। तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा टॉप पर मत जाओ, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मत हो। आजकल महंगाई तो सातवें आसमान पे पहुंच गई है, मतलब वो बहुत ऊंचाई छू रही है। तराजू तोलना, ठीक है, मतलब तराजू तोलने का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ सही गलत का निर्णय लेना, उचित और अनुचित का निर्णय लेना। क्योंकि तराजू तोलने से क्या होता है, आप दोनों को बैलेंस करते हो, ठीक है, मतलब जब तराजू से तोलते हो तो दोनों, एक साइड में आपका कोई भी मटेरियल होता है, एक साइड में आपके माप होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट्स होते हैं। तो क्या होता है कि आप दोनों को तोल रहे हो, तो आपको सही और गलत को तोलना होता है। कोर्ट में आप देखते हो ना, एक आंटी ऐसे पट्टी बांध करके सही और गलत को तोल रही होती है, वही बात। मुंह से कुछ शब्द बोलने से पहले उसे तराजू पर तोल लेना चाहिए कि आप सही बोल रहे हैं या गलत, क्योंकि गलत बोलेंगे तो सामने वाले को अखरेगा, सही बोलेंगे तो इंटरटेन। हावी होना, वो कहते हैं तुम मुझ पर हावी मत हो, तुम मुझ पर ज्यादा प्रभावशाली मत बनो, ज्यादा प्रभावी मत हो। हावी होने का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभावी हो रहा है, बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। आजकल तो अमीर लोग गरीबों पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि अमीर लोग बहुत ज्यादा मतलब प्रभावी हो रहे हैं ना, गरीबों का शोषण करने में। जिंदगी नर्क होना, जिंदगी नर्क होना मतलब नर्क में बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं, तो आपके साथ में बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं, तो कष्ट में दिन बीत रहे हैं, तो इसे ही कहेंगे कि जिंदगी नर्क होना। कैंसर की बीमारी के कारण 1 साल से बिस्तर पकड़ चुके व्यक्ति ने कहा अब तो जिंदगी नर्क हो गई है। त्योरिया चढ़ना, तो त्योरिया चढ़ने का मतलब होता है गुस्सा आना। दोस्तों के साथ बेटे को घूमते देख करके पिता को त्योरिया चढ़ाकर डांटने लगा। दोस्तों के साथ बेटे को, हाँ, अब जब कोई पिता अपने बेटे को मतलब घूमते हुए देखेंगे इधर उधर, तो उसको त्योरिया चढ़ाकर डांटने लगा, मतलब गुस्से में आकर डांट रहे हो। मजा चखाना, बदला लेना, अच्छा मजा चखाया है बेटा मैंने तुम्हें, इस टाइप को बोलते ना। तो क्या हुआ कि मैंने तो अच्छा बदला लिया है तुमसे। जिन लोगों ने राम को पीटा उन्हें पुलिस उन्हें मजा चखा कर रहेंगी। मत्थे चढ़ना, मेरे मत्थे मत चढ़ो। मैं नॉर्मली वही सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मतलब मेरे मत्थे मत चढ़ो, मतलब जबरदस्ती आरोप ना लगाए, ठीक है, मतलब मैंने आरोप नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मौका पाते ही करण ने अपना आरोप विनय के मत्थे चढ़ा दिया, कि मतलब जो उसने जो गलती की थी उसका ब्लेम उसने सामने वाले पे डाल दिया। तबाह होना, तबाह होने का मतलब होता है बर्बाद होना। अचानक आए भूकंप से सारे शहर तबाह हो गया। कोविड आया तो सब लोग तबाह हो गए, लोगों की गृहस्थी तबाह हो चुकी है। गांठ बांध लेना मतलब अच्छी तरीके से समझ लेना, गांठ बांध लो बेटा तुम मेरी, अगर तुम अभी अच्छे से आंखें फोड़ करके पढ़ाई करोगे तो जरूर तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम अपनी क्लास में टॉप करोगे। तो समझ लो इस बात को अच्छे से कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आप टॉप कर पाएंगे, ठीक है। अध्यापक ने छात्रों से कहा अच्छी तरह से गार्ड बांध लो, बिना पढ़े तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली। सीरियसली मैंने भी ये सेंटेंस नहीं देखा था। दीवार खड़ी करना मतलब बंटवारा कर लेना, ठीक है, वो जो सेम दीवार खड़ी करना दो था ना, एक हमने पहले भी पढ़ा था और अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दीवार खड़ी करना मतलब एक होता है दीवार मत खड़ी करो, है ना, कि हम दोनों के बीच में कोई
मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करो। और एक दीवार खड़ी करने का मतलब हुआ कि बंटवारा कर लेना, मतलब पार्टीशन कर लेना। तो दो घर में लड़ाई होने से दो परिवारों में दीवार खड़ी हो गई, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, दो पार्टीशन हो गए हैं। आप वो मतलब भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। बेघर करना, मतलब बेघर करना, उसके पास घर नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका आश्रय छीन लेना, उसको घर से भगा देना। चेन्नई में आई बाढ़ ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया क्योंकि उन्हें अपने घर से जाना पड़ा, ठीक है। कोविड ने भी बहुत किया। डेरा डालना, अस्थायी रूप से रहना, एक बेघर कर रहा है और एक डेरा डलवा रहा है। जहां जब से यहाँ दंगे हुए हैं तब से सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया है। डेरा यहाँ स्थायी रूप से रह रही है ताकि वो आने वाले जो और दंगे हैं उन्हें रोक सके। हवा में उड़ना, ऊपरी बातें करना, जब से विकास की नौकरी लगी है तो वो हवा में उड़ने लगा है। तो हवा में उड़ना मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, बहुत बातें करना। वो कहते हैं हवा में बातें करते हैं, वो बहुत हवा में उड़ रही है, ठीक है। मतलब कुछ उल्टी सीधी एक की दो लगा के भी बोलना। तो विकास की नौकरी लगी है तो वो बहुत हवा में उड़ रहा है, वो बहुत बातें करने लगे। सन्नाटा सुनाई देना मतलब अत्यधिक शांति होना, बहुत ज्यादा शांति होना, एकदम सन्नाटा। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों पस रहा है भाई? आई थिंक शोले का भी एक डायलॉग है ऐसा वाला, सुन के आना। राम के घर में सन्नाटा है, लगता घर में कोई नहीं है, मतलब राम के घर में शांति है, उसके घर में कोई नहीं है, सब बाहर खेलने गए हैं। तंग आना, मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूँ। हमारी मम्मी कहती है ना, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे, मतलब वो हमसे परेशान हो चुकी है। तो शरारती बच्चों से अध्यापक भी कभी कभी तंग आ जाते हैं, ठीक है। कामयाब होना, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपके पेरेंट्स और टीचर से ज्यादा कोई भी खुश नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप जब सफल हो जाएंगे, अपने कठोर परिश्रम के कारण ही आज वो डॉक्टर बन पाया है या कामयाब हो पाए, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, कामयाब हो पाना, ठीक है। कठिन अपने, ओके, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस गलत हुआ है, तो आप यहाँ पे कामयाब होने वाला लिख सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना मतलब अपनी आंखों में खुद धूल झोंक रहे हैं झूठ बोल करके। मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप धूल झोंक रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। पुलिस के चोर भाग गया, तो धूल झोंकना मीन्स होता है धोखा देना। काम तमाम करना, काम तमाम कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब मार डाला, है ना। सेना के एक बार में आतंकियों का काम तमाम कर दिया, आतंकियों को खत्म कर दिया सेना ने। नजर रखना मतलब होता है निगरानी करना, मेरी नजर तुम पे है, मतलब मैं निगरानी कर रही हूँ तुम्हारी। पुलिस सदैव शाती चोरों पर अपनी नजर रखती है। जान बख्शना, जान बख्शना एक तो होता है कि काम तमाम करना मतलब मार डालना, और जान बख्शना मतलब आपकी हत्या नहीं करना, आपको ऐसे छोड़ देना, जो मैंने तो भाई जान बख्शी, इस टाइप से। अच्छे व्यवहार के कारण जज ने कैदी की जान बख्श दी, उसे फांसी होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, पोलाइट था, तो उन्होंने उसको फांसी से चेंज करके उम्र कैद में या कोई छोटी मोटी सजा में कन्वर्ट कर दिया, इस टाइप से। तो ये सारे मुहावरे थे आपकी क्लास के, जितने भी आपके चैप्टर्स में आए हुए थे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज, मैंने आपको बहुत ही मतलब डेली जो यूजेस में होते हैं जिस तरीके से उस सेंटेंसेस में यूज करके बताया है, मेन कोशिश की है कि आपको उसका अर्थ समझा पाऊं, क्योंकि जब आपको उसका मीनिंग पता होगा, उसका अर्थ पता होगा, तो आप बहुत सारे सेंटेंस खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स आपको नहीं बताए हैं, इनका वाक्य प्रयोग, ठीक है, बहुत सारे वाक्य प्रयोग नहीं बताए हैं। इवन कोशिश की है कि जो हम डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं उसी तरीके से वाक्यों में प्रयोग करके बताएं, ताकि आगे का काम आप खुद कर पाए। और जब आपको अर्थ पता चल जाएगा, एक एक सेंटेंस आप पढ़ लेंगे, तो आगे के तो आप खुद ही कर लेंगे। तो चलो प्रैक्टिस करिए, तब तक के बाय बाय, थैंक यू।